पीछे वाले टायर की कुछ ऐसी कंडीशन हो गई कि मुझे बदलवाना ही पड़ा। या नॉर्मल जो खुद हैंडमेड ब्रेकर होते हैं ना, उसके ऊपर से भी अप डाउन कर लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसकी नॉर्मल लाइट भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। सीधा यहाँ से मतलब नॉर्मल 2000 या 3000 आरपीएम से ही ये गाड़ी एकदम फास्ट शुरू हो जाती थी। 3,70,000 रुपये हम इस गाड़ी के ऊपर लगा रहे हैं, तो ये गाड़ी सिटी में चलने के लिए कितनी बेस्ट है। उस गाड़ी की जो सीट हाइट थी वो थोड़ी ज़्यादा भी थी, तो जो शॉर्ट राइडर थे वो इसको चला भी नहीं पाते थे। इसकी सीट हाइट 800 mm की है और इसके इंजन की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर एग्जॉस्ट नहीं आता। ये मैंने कवर अपने करा का लाइट के लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। भाई ये है 2024 वाली ड्यूक 390। अब मैं इसको 2025 वाली भी बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि भाई मुझे नहीं लगता और ना आने वाले 1 सालों के अंदर इसके अंदर कोई अपडेट आने वाले। छोटे मोटे अपडेट आएंगे, वो इतना ज़्यादा आप लोगों को फर्क भी नहीं करेंगे, पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आज के टाइम पे 3,70,000 रुपये की आती है। क्या आज के टाइम पे ड्यूक 390 लेना वर्थ इट है या नहीं है? क्योंकि मैं जब से ये गाड़ी लॉन्च हुई है तब से मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ। तकरीबन 8 से 9,000 किलोमीटर मैंने इसको चला भी लिया। तो मैं आज आप लोगों के साथ इस गाड़ी का ऑनरशिप रिव्यू शेयर करूंगा कि हाँ भाई इसके टायर कैसे हैं, इसकी ब्रेकिंग कैसी है, जो इसके अंदर एडजस्टेबल सस्पेंशन आते हैं ना, वो एक्चुअल में कितना वर्क करते हैं, वो काम के है भी, या इसके अंदर जितने भी सारे फीचर आते हैं वो काम के है भी या नहीं भी है। क्योंकि इसके अंदर जो पहले वाला इंजन आया करता ना, उसके अंदर क्या होता था कि आप सिटी में नहीं चला सकते थे, बार बार आपकी गाड़ी झटके से बंद होती थी, आप क्लच छोड़ते थे, जो बहुत ज़्यादा मतलब उसके अंदर लॉ एंड टॉर्क नहीं था। इस गाड़ी के अंदर लॉ एंड टॉर्क बहुत अच्छा हो गया, सिटी में आप इजीली चला सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में कवर करेंगे। मैं कैमरे के पीछे जाता हूँ और मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बताता हूँ इस गाड़ी के अंदर कि एक्चुअल में ये गाड़ी है कैसी। तो ये दिखने में कुछ ऐसी दिखती है, पर ये मत सोचना ये ड्यूक 250 है ब्लैक कलर वाली, ये 390 है। मैंने इसके ऊपर लास्ट वीडियो मेरी देखोगे तो मैंने इसके ऊपर भाई बहुत सारा रैप करवाया था। इसके जो अलॉयज थे उसको ब्लैक करवाया था, क्योंकि ऑरेंज कलर के अलॉयज आते हैं। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ पास से, ये देखो हल्के हल्के आप लोगों को विजिबल भी हो रहे होंगे। तो ये कुछ मैंने मॉडिफिकेशन कराई है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो उस चीज़ पर मत जाना। अगर आप लोगों को पसंद आ रही है या कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन करानी है तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन भाई ड्यूक 390 का लेने का लोगों का यही रहता है ना कि भाई अगर इस गाड़ी को हम लेते हैं, जब 3,70,000 रुपये हम इस गाड़ी के ऊपर लगा रहे हैं, तो ये गाड़ी सिटी में चलने के लिए कितनी बेस्ट है या कितनी बेस्ट नहीं है, वो आप हमें बताओ। क्योंकि पुरानी वाली गाड़ी ना सिटी में चलने के लिए थोड़ी दिक्कत देती थी। क्यों? तो उस गाड़ी की जो सीट हाइट थी वो थोड़ी ज़्यादा भी थी, तो जो शॉर्ट राइडर थे वो उसको चला भी नहीं पाते थे। इसकी सीट हाइट 800 mm की है, आराम से शॉर्ट राइडर चला भी लेते हैं, ईजिली इधर उधर कर भी लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ ही साथ जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना, वो पुरानी वाली बाइक की मतलब ड्यूक 390 जो ओल्ड वाली आती थी उसकी बहुत ज़्यादा कम थी, इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप किसी गड्ढे में से कुदा दो या किसी ब्रेकर से अप डाउन कर लो, या नॉर्मल जो खुद हैंडमेड ब्रेकर होते हैं ना उसके ऊपर से भी अप डाउन कर लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप इजीली इस गाड़ी को चला लोगे। आपको मतलब एक बार मैं मीटर में दिखाता हूँ। जैसे पुरानी वाली ड्यूक 390 में क्या होता था कि सीधा यहाँ से मतलब नॉर्मल 2000 या 3000 आरपीएम से ही ये गाड़ी एकदम फास्ट शुरू हो जाती थी। पर ये 3-4 हज़ार आरपीएम तक ना आपकी थोड़ी सी नॉर्मल चलती है, उसके बाद एकदम से पावर डिलीवरी होती है। तो वो एक चीज़ देखने वाली है। आप चलाओगे ना तो कसम से पुरानी वाली ड्यूक 390 को भूल जाओगे। वो थोड़ी सी हार्ड चलती है, ये थोड़ी सी स्मूथ भी चलती है, और इसके इंजन की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर एग्जॉस्ट नहीं आता। इसके अंदर अंडरबेली आती है, और इसका साउंड ना पुरानी वाली ड्यूक 390 मतलब जो BS4 वाली आती थी उसकी साउंड और एग्जॉस्ट वाले उसकी साउंड दोनों ऑलमोस्ट सेम है। मैं एक बार आवाज़ भी सुना देता हूँ। इसको हाफ करा, तो इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव है। अभी धीरे धीरे मीटर पर भी आएंगे। तो आवाज़ आपकी ओल्ड वाली से मतलब जो बहुत ओल्ड वाली थी, जो पुरानी वाली थी एकदम BS3 वाली, उससे लेके जो एकदम लास्ट वाली थी, दोनों कहीं ना कहीं सिमिलर मिलने वाली है। वो चीज़ आप लोग देख लेना। इस गाड़ी के चलाने का जो तरीका है वो आप लोगों को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो और 300-400 सीसी की गाड़ी है ना वो इस गाड़ी के आसपास भी नहीं है। तो वो चीज़ देख लेना। अब लेटेस्ट में जो एप्रिलिया चल रही है, बहुत हाइप में है या बहुत ज़्यादा क्रेज़ है उस बाइक का, पर वो इससे काफ़ी ज़्यादा महंगी है। KTM से ऑलमोस्ट मान लो कम से कम 1.5 लाख रुपए महंगी है। तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है जेब पे। ये चीज़ जो है ये मैंने खुद ही रैप करवाया था। ये रैप है, ये मैंने कवर अपने करा का लाइट के लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो ये ब्लैक मैंने रैप करवा रखा है, वो चीज़ें मत सोचना। इसकी नॉर्मल लाइट भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं है, मतलब ओके। अगर आप कहीं रात में राइड कर रहे हो तो आपको एक्सटर्नल लाइट लगाने की जरूरत है, वरना अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होने वाली है। और इस गाड़ी का ना देखो, एक मैं ड्रॉबैक बोल लो या एक अच्छाई बोल लो, मतलब ड्रॉबैक बोल लो या अच्छाई बोल लो, वो मैं बताता हूँ क्या है। मैंने इस गाड़ी को तकरीबन 8,500 चला दिया, सॉरी 8,000 चला दिया, 8,602 किलोमीटर, 8,062 किलोमीटर। इसके जो आगे वाले टायर हैं वो देखोगे आप अभी भी चलने की कंडीशन में। पीछे वाले टायर की कुछ ऐसी कंडीशन हो गई कि मुझे बदलवाना ही पड़ा। मैं चाहता इसके अंदर अपोलो अल्फा H1 या मिशलिन रोड पायलट 5 डलवा लेता, बट मेरे को 170
ये रहा 170 60 R70 मतलब मेरे को थोड़ा सा बड़ा और ह्यूज टायर डलवाने का मन था, क्योंकि मेरे को ना इतना अच्छा फीडबैक नहीं आता था, क्योंकि गाड़ी के जो पावर डिलीवरी थी ना वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी, क्योंकि जो गाड़ी का इंजन है वो 398 सीसी का हो गया। पहले 373 का आता था, अब 398 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन हो गया, वो भी LC4C इंजन। साथ ही साथ 45.3 की BHP अराउंड के हो गई है इसकी, और साथ ही जो न्यूटन मीटर टॉर्क है वो 39 का हो गया। तो जो पावर है वो बढ़ गई है, इंजन का जो सीसी है वो बढ़ गया है, बस जो टायर साइज था वो सेम था। तो मेरे 8000 किलोमीटर तक ही टायर चले पीछे वाले, उससे 7000 किलोमीटर तक ही चले, उसके ज़्यादा भाई टायर नहीं चले। और टायर की अगर आप कॉस्ट देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं ये भाई अराउंड 10,000 10,500 रुपये के कॉस्ट करती है। तो जब आप 10,000 किलोमीटर या 8,000 किलोमीटर इस गाड़ी को चला लोगे तो आपको 10,000 रुपये डेफिनेटली देने ही पड़ेंगे इसके टायर्स के ऊपर, वरना इतना अच्छा फीडबैक आपको आने नहीं वाला जो नॉर्मल इस गाड़ी पे एक्चुअल में आना चाहिए। इस गाड़ी के मैं माइलेज बताता हूँ कि एक्चुअल में इंडियन को ना क्या रहता है कि ये गाड़ी देती कितना है। अब मैं आपको नॉर्मल लाइफ में दिखाता हूँ। 13.9 किलोमीटर पर लीटर, मतलब 1 लीटर में ये 21 किलोमीटर चलती है। वो भी मैंने एक ह्यूज टायर लगा रखा है, एक बल्ब सुपर बाइक वाला टायर लगा रखा है, तो ये जाके 21 किलोमीटर की मेरे को माइलेज देती है। और अगर मैं जब इस टायर को निकाल के चलाता था तो ये मेरे को बस 23 की माइलेज देती है, बहुत अच्छी माइलेज नहीं देती है। और इस गाड़ी के अराउंड अगर जितनी भी गाड़ियाँ आप कैटेगरी में मिलती हैं 400 सीसी की, वो भी ऑलमोस्ट इतनी ही माइलेज देती है, बहुत ज़्यादा अच्छी माइलेज नहीं देती है। तो वो चीज़ें आप लोग देख लेना। इसकी जो कैटेगरी की जितनी भी 400 सीसी की गाड़ियाँ हैं वो सिर्फ और सिर्फ 22 की माइलेज देती हैं या 23 की माइलेज देती हैं, इससे अच्छी माइलेज नहीं देती। तो वो चीज़ आप लोग चेक कर लेना। एक मेरे को बुराई इस गाड़ी की ये चीज़ लगी कि इस गाड़ी की माइलेज तो चलो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि 20 की है 21 की है, बट इस गाड़ी के अंदर अगर मैं क्लच पकड़ के भी चला रहा हूँ, वो मेरा शॉर्ट भी बहुत वायरल हुआ था, मैं डालूंगा डिस्क्रिप्शन में देखना। ये ना ऑटोमेटिक चलते चलते कई बार बंद हो जाती है। अब गाड़ी गर्म है ना, जैसे यहाँ पे लो लिखा हुआ है, अभी जो गाड़ी का टेम्परेचर है वो लो है। जब मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूँगा और थोड़ी देर स्टार्ट रहने दूंगा तो यहाँ पे ओके आ जाएगा, मतलब आप चलने की कंडीशन में हो जाओगे। और जब बहुत ज़्यादा गाड़ी गर्म हो जाएगी तो यहाँ पे हाई भी लिखा हुआ जाएगा। पर जब ये हाई रहती है, जब ये ओके रहती है, उस कंडीशन में भी ये गाड़ी कई बार बंद हो जाती है, क्लच पकड़ते ही या क्लच चलते छोड़ते छोड़ते भी, जैसे आप रेस दे रहे हो चलते चलते भी ये गाड़ी बंद हो जाती है। वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। आज तकरीबन 1 साल हो गया, आज के टाइम पे भी मेरे को ये चीज़ें फेस करने के लिए मिलती हैं। ये चीज़ें नहीं होती, ये चीज़ें पुरानी होती तो समझ आता है। मतलब जब मैंने नई नई खरीदी थी तब ये चीज़ें होती तो अच्छा लगता, बट इस गाड़ी को 1 साल हो गया, मैंने तकरीबन 2 से 3 सर्विस करा ली है इसकी, तब भी भाई कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इस पर, सेम है। अब मैं सर्विस कॉस्ट बताता हूँ आपको कि एक्चुअल में इसकी सर्विस कॉस्ट आती ही कितनी है। अगर आप इस गाड़ी की सर्विस कराने जाते हो, जैसे मैं बताता हूँ, आपकी जो पेड सर्विस होती है वो कितने की हो सकती है इस गाड़ी में। तकरीबन आप मान के चलो 2,500 से लेके 3,000 रुपये के बीच में आपकी पेड सर्विस होगी। और जो पार्ट्स हैं वो बहुत कॉस्टली हैं भाई, मतलब और किसी गाड़ी से कंपेयर करोगे तो अच्छे खासे आपको बराबर मिलने वाले हैं। 4 पिस्टन कैलिपर हो गए, या इसके कैलिपर डलवाने चाहोगे या इसकी डिस्प्ले डलवाने जाओगे 1800 रुपये के, 2,000 रुपये के, तो सिर्फ इसके डिस्पैड आते हैं। सर्विस के चार्जेस अलग हो गए। अब अगर इसकी फ्री वाली सर्विस की बात करूँ ना, फ्री वाली सर्विस मैंने इसकी फर्स्ट सर्विस और सेकंड सर्विस दोनों ही मैंने 1,600 रुपये की करवाई थी। तो इतनी तो ठीक है यार, 400 सीसी या 300 सीसी गाड़ी के हिसाब से अगर आप कंपेयर करके देख रहे हो तो इतने की सर्विस ठीक है। 1,600 रुपये की तो आज के टाइम पे अगर आप स्कूटी वगैरह की भी करवाने जाते हो तो उसके भी 700 800 900 रुपये लग ही जाते हैं। तो ये तो फिर भी 400 सीसी और KTM की बाइक है, ऑफिशियली KTM से आप सर्विस करा रहे हो, तो वो चीज़ें भी आप लोग देख के थोड़ा नोटिस करना। अब काम के फीचर कितने हैं, सबसे पहले मैं बताऊं आपको, जो काम का फीचर मिलेगा वो मिलेगा राइडिंग मोड, स्ट्रीट मिलेगा, ट्रैक मिलेगा और मिलेगा रेन मोड। रेन पे रेन पे इस गाड़ी की ना जो पावर होती है वो थोड़ी डिले हो जाती है, और गाड़ी ना मतलब आपको इतना ज़्यादा हार्स करना पड़ेगा तब जाके थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ेगी। मतलब कह सकते हो कि जो टॉर्क और BHP है वो थोड़ी सी कम हो जाती है रेन मोड में। जब आप ट्रैक पे स्ट्रीट पे चलाओगे तो ये नॉर्मल रहेगी, जैसे मैं अभी बैक करके दिखाता हूँ, नॉर्मल सरफेस है। अब मैं स्ट्रीट मोड पे लगाता हूँ, ये रहा ट्रैक मोड पे, किल स्विच को मैंने यहाँ से ऑन करा, ट्रैक मोड पे लगाया। इसका जो सरफेस है ना, जितना भी काम की चीज़ें नहीं थी वो सारी की सारी चली गई। अब बस आपकी जो काम की चीज़ें वो रह गई हैं यहाँ पे। आप कौन से मोड पे चला रहे हो, ABS आपका ऑन है या ऑफ है, वो सारी चीज़ें पता चलेंगी। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है ऑफ है, लैप टाइमर हो गया, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पता चलती रहेंगी। अब आप चाहो तो इसको नॉर्मल स्ट्रीट मोड पे भी एक सिंगल क्लिक से, ये देखो मैं कर रहा हूँ, ऐसे करके कर सकते हो। ABS को आप चाहे तो ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। KTM की सारी बाइकों में, ड्यूक की किसी भी सीरीज़ में, अभी जैसे यहाँ पे दोनों ग्रीन है, मतलब दोनों ABS आगे वाले टायर के या पीछे वाले टायर के दोनों ऑन है। अब मैं चाहूँ तो इसको पीछे वाले को ऑफ कर सकता हूँ अगर मुझे स्टंट करना है या मुझे ऑफ रोडिंग करनी है। तो ये देखो, एक सिंगल ये वाला बटन दबाया और यहाँ पे स्ट्रीट मोड लग गया, एक सिंगल बटन दबाया, ये ग्रीन हो गया।
तो ये चीज़ें आप इस गाड़ी के साथ कर सकते हो। ट्रैक्शन कंट्रोल जो सिस्टम है इसको भी आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इस गाड़ी में डेफिनेटली होना चाहिए था, क्योंकि ये गाड़ी इतनी अच्छी पावर डिलीवर करती है ना, हर कोई इस गाड़ी की जो पावर है वो झेल नहीं पाता भैया। क्योंकि ये गाड़ी अगर आपने पहले 150 सीसी या 200 सीसी की कोई गाड़ी नहीं चलाई ना, और एकदम से आप इस गाड़ी को चलाते हो और गाड़ी लेके भगाने की सोचते हो, तो आपके साथ थोड़ा मिसबिहेव हो सकता है। ये गाड़ी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, तो उसलिए ये ट्रैक्शन कंट्रोल दिया जाता है, रोड से चिपक के चलती है। और साथ ही साथ ना इस गाड़ी के अंदर एक चीज़ और आती है, ये देखो स्पीड कंट्रोल। मैं साथ मैंने लगा रखा है, जैसे नॉर्मल अगर मैं ये सिर्फ ऊपर वाला बटन दबाऊँ ना, ये देखो ऊपर वाला बटन दबाऊंगा और आप यहाँ पे देखना, ये देखो ये ग्रीन हो गया। अब मैं जितनी मर्जी इसको हाई थ्रोटल कर दूं, जितने मर्जी हाई गियर में डाल दूं या जितने मर्जी कम गियर में डाल दूं, ये गाड़ी भाई 46 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर नहीं जाने की, नहीं जाने की और नहीं जाने की। आपको ऑफ करना पड़ेगा, देन ऑन करना पड़ेगा, तब ये गाड़ी आपकी नॉर्मल होगी। जो आपके दोस्त वगैरह रहते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा बाइक मांगते हैं या बहुत ज़्यादा बाइक मांगने की अनवांटेड बाइक मांगते हैं, तो उन लोगों के लिए चीज़ें सही हैं भैया। उनको दे दो 40 की स्पीड या 30 की स्पीड लगा दो, आराम से कोई कितना भी तेज़ ले जाए वो 30 की स्पीड से ऊपर जा ही नहीं पाएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए थोड़ी सी अच्छी है। साइड स्टैंड लगा हुआ है तो वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। एक बहुत काम की चीज़ है, मैं बहुत सारी चीज़ों पे नहीं जाऊँगा, जो एक्चुअल में काम की चीज़ है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। वो है इस गाड़ी के अंदर कनेक्टिविटी। आप फ़ोन को भी कनेक्ट कर सकते हो, ये रहा। आप हेडसेट को, मतलब लीड हो गए या कह सकते हो इंटरकॉम हो गए ना, उनको भी कनेक्ट कर सकते हो। साथ में साथ मतलब 2 चीज़ें आप एक साथ कनेक्ट कर सकते हो सिर्फ ब्लूटूथ से। और ये बहुत ईज़ी है, आपको कोई ऐप वगैरह डाउनलोड नहीं करना, नॉर्मल ब्लूटूथ ऑन करना है। यहाँ पे केटीएम का सेट लिखा आ जाएगा, आपकी गाड़ी का जो भी फीचर है वो लिखा आ जाएगा। आप आराम से कनेक्ट करके इसको ईजिली चला लोगे। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। टर्न बाय टर्न अगर मैप यूज़ करना है तो उसके लिए आपको इसका पेड वाला सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। वो चीज़ें आप लोग देख लेना। इस गाड़ी की जो ये सीटें है ना भाई, थोड़ी हार्ड है। अगर आप दिन में 150 किलोमीटर चलाते हो, 60 किलोमीटर चलाते हो तो आपके लिए इजी रहने वाला है। बट अगर आप टूरिंग ट्रैवलिंग करते हो ना बाइक से, स्पेशली बाइक के राइडर हो, आप बहुत दूर दूर जाते हो, राइड करते हो, तो आप लोगों के लिए थोड़ा टफ होने वाला है। क्योंकि इसकी जो सीट की कुशनिंग है ना, वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि आप लॉन्ग टूर कर पाओ। आपके बट्स में या आपके नीचे हिप्स में दर्द हो सकता है, और मेरे हुआ भी है कई बार। मैं जब इसको कह सकते हो मसूरी लेके गया था, तब मेरे हिप्स में दर्द हुआ था, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो ये करती है। बाकी कंफर्टेबल बहुत है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके पीछे वाले जो सस्पेंशन है एपेक्स के, WP के एपेक्स, आगे वाले भी हैं, आगे वाले एडजस्टेबल है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गाड़ी हार्ड लग रही है चलने में, आपको लग रहा है कि गाड़ी बहुत हार्ड महसूस हो रही है, तो आप इसको सॉफ्ट एंड रिवाइंड कर सकते हो। ये रहा। आप यहाँ से सस्पेंशन को हार्ड भी कर सकते हो और सॉफ्ट भी कर सकते हो किसी भी कंडीशन में। जैसे अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो सस्पेंशन को सॉफ्ट कर दो, अगर आप एक हाईवे पे चला रहे हो तो इसको हार्ड कर दो कि गाड़ी आपकी बाउंस ना हो। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो और बाइकों में नहीं आती, वो सिर्फ इस बाइक में आती हैं। ये इसके DRLs हैं, कुछ इस तरीके से दिखते हैं। अब ड्यूक 250 के अंदर सेम कलर और सेम DRLs भी आ गए, तो कंफ्यूज मत होना। हैजार्ड सिस्टम भी इसके अंदर आता है। एक बार यहाँ से सिंगल एक बार बटन दबाया, ये देखो ये कुछ इस तरीके से चलते हैं। मैं डेफिनेटली इसको यूज़ भी करता हूँ, और गाड़ी की बैटरी भी बहुत अच्छी है भैया। मैंने कम से कम इसे 1-1.5 महीने नहीं चलाया था और सिंगल एक सेल्फ में ये बाइक स्टार्ट हो गई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार KTM की ना बैटरी बहुत जल्दी लो होती है। क्योंकि इससे पहले भी मैं KTM का ऑनर था, KTM ड्यूक 200 का, और अभी भी हूँ। तो पहले ये चीज़ें मेरे को फेस करने के मिलती थी, बट अब नहीं मिलती। बाकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह सारी चीज़ें वगैरह एज इट इज़ सेम है, इतना कोई खास चेंजेस नहीं हुआ। चाबी आपको कुछ ऐसी मिलेगी। यहाँ पे मैंने अपनी RM5 की डाल रखी है, क्योंकि इसको भी मैं यूज़ करता हूँ ना। अगर आप बंद कर देते हो ना, देखो आपके DRL चलते रहेंगे। ये एक सेफ्टी फीचर कह सकते हो। अगर हाईवे पे आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो इसके लिए आपको चाबी ऑन करके ऐसे करना पड़ेगा। अगर एक मैं बात बताऊं या आप लोग मुझसे पूछो कि इस गाड़ी का टायरों का फीडबैक कैसा है, कि लक्की भाई अगर आप टायर चलाते हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि टायर मैंने इसके अंदर चेंज करा रखा है। टायर मैंने बहुत जल्दी भी चेंज करा लिया था। आगे वाला एकदम सही कंडीशन में, पीछे वाला नहीं है, पीछे वाला मेरे को चेंज कराना पड़ा। इसके टायरों का फीडबैक ये मान लो आज के टाइम पे कि जो पुरानी वाली ड्यूक 390 थी ना, उसका फीडबैक ज़्यादा अच्छा था इस वाले टायरों के मुकाबले। टायर एज इट इज़ सेम है, बट गाड़ी की जो पावर है ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है औरों के मुकाबले। अब पावर ज़्यादा हो गई है, टायर एज इट इज़ सेम रहे, तो थोड़ा मेरे को लगा यार। जैसे मैं लीन वगैरह ज़्यादा करता हूँ, पहले करता था, गाड़ी हार्ड चलाता हूँ, और अगर कह सकते हो रेनी आ जाता है, रेनी मौसम, तो यहाँ पे मेरे को जो इसके मोड्स हैं उसमें रेन में लगाना ही पड़ता है, वरना कई बार ये स्किड भी करती है। मतलब वैसी स्किड नहीं, टायर थोड़े से व्हील स्पिन होते हैं, तो वो चीज़ें मेरे को कई बार फेस हुई, तो आप लोग देख लेना। और भाई मैं अभी तक तो कहता हूँ कि अगर आपका प्राइस ब्रैकेट बहुत अच्छा है, कि स्पोर्ट्स
एक स्पोर्ट्स कल्चर में जाना चाहते हो, या एक सुपर बाइक खरीदना चाहते हो, या आप एक चाहते हो एक ऐसी बाइक जो सेगमेंट किलर हो, या आपकी गाड़ी में कोई भी कमी ना हो, फीचर सारे एज इट इज़ बहुत सारे हो उसके अंदर, और कह सकते हैं कि वो गाड़ी आपके देख मैं स्किनी सा हूँ, पतला हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, एक बार मैं बैठ के दिखा देता हूँ, आपके कंट्रोल में रहे बाइक ना। देखो मेरे पूरे पैर अच्छे से आ जाते हैं, एक पिलियन बैठा हूँ या पिलियन ना भी बैठा हूँ, आराम से मैं इसको चला लेता हूँ, आराम से मेरे पैर आ जाते हैं, आगे करना हो पीछे करना हो मैं आराम से कर लेता हूँ, चाहे मेरे को जिगजैग चलानी हो या मेरे को नॉर्मल भी चलानी हो, हर कंडीशन में भाई मेरे से तो बहुत बेस्ट ये बाइक चलती है। और इतना ज़्यादा मेरा वेट भी नहीं है, इतनी ज़्यादा मेरी हाइट भी नहीं है, तो मैं बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेता हूँ। जो थोड़े से लंबे लोग हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्यों? क्योंकि गाड़ी का देखो यहाँ पे जहाँ टैंक है ना और हाथ इतने, अगर आप थोड़ा सा झुक के चलाते हो, ये देखो फेस आपका यहीं पे आ जाता है मीटर के पास, तो आप स्पीड देख नहीं पाते एक्चुअल में आपकी स्पीड कितनी तेज चल रही है। तो ये थोड़ा सा जो जिनकी हाइट ज़्यादा है ना उनको थोड़ा सा इशू हो सकता है, अदरवाइज़ मुझे तो आज तक नहीं हुआ और मेरे को ये गाड़ी बेस्ट लगी। आपको लेनी है या नहीं लेनी वो चीज़ आप इस वीडियो को देख के समझ गए होगे। कुछ पूछना हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे या डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं सारी चीज़ आप लोगों को बता दूंगा। आप करते हैं इस वीडियो को एंड। मॉडिफिकेशन की सीरीज़ देखनी हो या आपको कुछ इस तरीके से बनानी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डालूंगा ना, आई बटन पे क्लिक कर लो, आपको डायरेक्ट वो वीडियो मिल जाएगी। और करते हैं इस वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। वीडियो चलेगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।